हमने इसमें लिया है आपका एमए इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा फोर्थ पेपर है MEEC 508 दिसंबर 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन 19 मार्क्स में पूछा गया था। डिस्टिंक्स बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। ठीक है, कि आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा होता है उसमें क्या अंतर है और क्या क्या डिफरेंट मेथड होते हैं आपके प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो पहले शॉर्ट सा तो पहले 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन में आप लिख देना कि डेटा एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हम यूज करते हैं चीजों को पढ़ने के लिए, और मतलब इस तरीके से डेटा इज द इंफॉर्मेशन वी यूज टू स्टडी थिंग्स। और मेनली आपके दो काइंड के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। ठीक है, प्राइमरी डेटा मतलब एक वो होता है जो आप खुद से कलेक्ट करते हो फर्स्ट टाइम के लिए, और सेकेंडरी डेटा होता है आपका जो ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड होता है और उसको कोई और यूज करता है। ठीक है, तो वो आपका सेकेंडरी होता है। अब जस्ट प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में थोड़ा अंतर जान लेते हैं। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कलेक्टेड की जाती है फर्स्ट हैंड, मतलब पहली बार रिसर्चर के द्वारा, किसी मतलब एक पर्टिकुलर इसका उद्देश्य होगा कि इसलिए, जैसे इंटरव्यूज के थ्रू या सर्वे आपके द्वारा किया जा रहा है। सेकेंडरी डेटा में क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन पहले से कलेक्टेड होगी या रिकॉर्डेड होगी और उसको कोई आप जैसे यूज कर लो अपने काम के लिए। तो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कलेक्टेड और रिकॉर्डेड बाय अदर और आप उसे यूज करो। जैसे आपको उसमें बुक्स में मिल गया कुछ, या गवर्नमेंट की रिपोर्ट से, या रिसर्च पेपर, या वेबसाइट से। ठीक है, जैसे होता है ना कि भाई आपको समझ लो आप अपना कोई मतलब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप उसके लिए डेटा चाहिए आपको। तो जैसे अगर आप खुद से मतलब कलेक्ट करते हो, खुद से कैसे मतलब समझ लो आपको मतलब इस तरीके से कोई मतलब प्रोजेक्ट मिल गया कि भी मतलब ठीक है कि आज भी मतलब इतने लोग एजुकेटेड है, इतना हम मॉडर्न हो चुके हैं, ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहेगा। तो आपको ऐसे करके इसके बारे में डेटा कलेक्ट करना है। तो क्या लोगों की सोच जो जेंडर को लेकर चेंज होगी कि भी मतलब लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, इस तरीके से। तो आप क्या बोलते हो, जैसे खुद से लोग कलेक्ट करे डेटा, आपने जैसे कोई क्वेश्चनरी बना लिया, आप घर घर जाके पूछ रहे हो लोगों से, तो आप प्राइमरी डेटा कह सकते हैं। बट क्या हुआ कि आपने ना कहीं आपको डेटा चाहिए था, तो आपने क्या किया कि कुछ गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट या कोई रिसर्च पेपर था, या कोई जैसे आपने गूगल में गए, ऑलरेडी वेबसाइट्स वगैरह खोल रही, वहां से आपने डेटा कलेक्ट किया, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा। तो ये जस्ट इसका अंतर है कि जो आपका प्राइमरी होता है वो डायरेक्टली कलेक्टेड किया जाता है आपका रिसर्चर के द्वारा, सेकेंडरी ऑलरेडी किसी के द्वारा कलेक्टेड और आपने यूज कर लिया जो भी रिसर्च कर रहा। तो देखो प्राइमरी डेटा तो आप कह सकते हैं कि आपका ये एक्सपेंसिव होता है, सेकेंडरी थोड़ा चीप होता है। और प्राइमरी में देखो टाइम भी ज्यादा लगेगा, सेकेंडरी में टाइम कम लगता है। ठीक है, और प्राइमरी जैसे जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना, वो हम जैसे किसी करेंट स्टडी या कोई पर्टिकुलर हमारा उद्देश्य होता है उसके लिए होता है। बट सेकेंडरी में क्या होता है, हम कलेक्टेड करते हैं कुछ अदर पर्पस, जैसे अर्लियर, मतलब इस तरीके से होता है। क्योंकि देखो ये हो सकता है ना, सेकेंडरी डाटा में ये हो सकता है कि भाई आप जो डेटा कलेक्ट करो बहुतों ने मतलब इस तरीके से किया, तो कुछ उसमें इतना स्पेसिफिक पर्पस नहीं जैसे प्राइमरी में है। तो प्राइमरी का अगर आप उदाहरण देखो तो क्या हो सकता है, देखो प्राइमरी में वही सर्वे, एक्सपेरिमेंट। सेकेंडरी में वही कि कोई बुक्स है या कोई वेबसाइट्स है या कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, इस तरीके से। अब मेथड में आ जाते हैं हम कि क्या क्या मेथड होते हैं जिससे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं प्राइमरी। तो पहला है क्वेश्चनर। ठीक है, क्वेश्चनरी होती है, ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी से भी, जिसे हम कहते हैं प्रश्न वाली विधि, ठीक है, उससे भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। देखो तो इसमें क्या होंगे, रिटर्न में क्वेश्चन प्रिपेयर कर दिए जाएंगे और उनको लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, अब वो जो लोग हैं वो इसमें खुद से मतलब भरेंगे आंसर को और आपको रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो बस ये हो गया। अब देखो क्या है, काफी सस्ता मेथड भी है, और ये मेथड लेकिन पढ़े लिखे लोगों के लिए ठीक है, और इससे हम लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं। पर वहीं पर लिमिटेशन भी है कि भाई लोग इनकम्प्लीट आंसर दे दे, अनएजुकेटेड लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो क्वेश्चनरी में ये होता है कि क्वेश्चनरी में लिखित में कुछ क्वेश्चन रहते हैं, जिन भी लोगों से हमें डेटा कलेक्ट करना है उन तक भेज दिए जाते हैं वो। ठीक है, वो लोग उसको भर के खुद ही वापस कर देते हैं। ठीक है, उसमें आप ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जिसमें आपको यस और नो में आंसर देना, और ओपन एंडेड में मतलब शब्दों में लिखना है। बट पढ़े लिखे लोगों के लिए ज्यादा ठीक होता है। सेकंड आ जाता है आपका
पर्सनल इंटरव्यू, अगर आप इसे ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। तो प्राइमरी डेटा के मेथड पढ़ रहे हैं। प्राइमरी डेटा मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा डेटा जो कलेक्टेड किया जाता है मतलब खुद से फ्रॉम द सोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में ये होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो मतलब जो रिस्पोंडेंट होता है जिनसे उसको डेटा कलेक्ट करना है उनको फेस टू फेस उनसे मिलता है, उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है डायरेक्टली और तब वो डेटा को कलेक्ट कर रहा है। काफी रिलायबल मेथड है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होता है। अब थोड़ा आपका आ जाता है टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन के द्वारा मतलब किसी का इंटरव्यू लेना, तो उसमें क्या होता है जिससे जिससे भी उसको मतलब डेटा कलेक्ट करना है तो इन्वेस्टिगेटर उस रिस्पोंडेंट को कॉल करता है फोन से और उनसे क्वेश्चन पूछ के वो मतलब डेटा कलेक्ट करता है। काफी क्विक है, सस्ता मेथड है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ठीक है बट डिटेल सर्वे के लिए ठीक नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि लोग कॉल को ना पिकअप करे। ऑब्जर्वेशन मेथड है, इसमें डेटा को कलेक्टेड किया जाता है डायरेक्टली ऑब्जर्व करके बिहेवियर एक्टिविटीज लोगों की, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे आप। आपको जैसे किसी के बारे में डेटा कलेक्ट करना है तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उनके व्यवहार को, एक्टिविटीज को, ठीक है। जैसे मतलब ऐसे कि कोई कस्टमर है, उसे देखे कि कैसे वो शॉप पे बिहेव करता है, ऐसे करके हो गया। या जैसे व्हीकल्स को रोड पे काउंट करना, मतलब अगर उससे रिलेटेड आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कोई टीचर है, उसको मतलब स्टूडेंट के बारे में डेटा कलेक्ट करना है तो उसने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, वो देखेगा, बच्चों को ऑब्जर्व करेगा कि भी कैसे वो क्लास में परफॉर्म करते हैं, कैसे वो मतलब अटेंटिव है कि नहीं है, कैसे क्वेश्चन का आंसर करता है टीचर का। तो ये ऑब्जर्व करके डेटा को कलेक्ट कर दिया, ठीक है। बट टाइम टेकिंग वगैरह है ये, और बट एक्यूरेट भी है ये, ठीक है। अब आ जाता है आपका ऑनलाइन या ईमेल सर्वे। अब जैसे इसमें वही है, डेटा को कलेक्टेड किया जाता है मतलब ऑनलाइन या ईमेल के थ्रू। कैसे? जैसे गूगल फॉर्म से या ईमेल सर्वे से या वेबसाइट से, मतलब हो सकता है कि कोई मतलब ईमेल किया गया उनको कि कोई फॉर्म वगैरह हो, आप इसको भर के हमें ईमेल कर दीजिए, या ऑनलाइन कोई फॉर्म या वेबसाइट्स पे जैसे कोई फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये मतलब इस तरीके से इसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है। बहुत फास्ट और चीप मेथड है, लार्ज एरिया रिसर्च के लिए ठीक है, ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन है, बट उन लोगों के लिए ठीक नहीं है जिनको इंटरनेट का यूज करना नहीं आता है या जहाँ इंटरनेट की पहुंच नहीं है, और इनकम्प्लीट आंसर भी हो सकता है। अब एक है आपका इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स। ये जो हमने क्वेश्चन वाला मेथड नहीं पढ़ा था, क्वेश्चनरी वाला, ठीक है, प्रश्न वाली जो मेथड पढ़ा था, जस्ट उसी की तरह होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, वहां पर हमने कहा था क्वेश्चनरी में इन्वेस्टिगेटर जो रिस्पोंडेंट है उनसे पूछ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता था कि जो रिस्पोंडेंट है, जिससे मतलब उसको तो क्वेश्चनरी में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें रिस्पोंडेंट से वो मतलब रिस्पोंडेंट क्या है, खुद ही क्वेश्चन को भर के दे देगा, बट यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है कि इन्वेस्टिगेटर खुद भरेगा बट क्वेश्चन वो रिस्पोंडेंट से पूछेगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका क्वेश्चनरी मेथड तो ज्यादा सुटेबल किसके लिए था, एजुकेटेड लोगों के लिए, जहां पर कि भी उनके पास क्वेश्चन पहुंचे रिस्पोंडेंट के पास और उन्होंने खुद ही फॉर्म को भर दिया और दे दिया उस क्वेश्चनरी को भर के। बट शेड्यूल वाले में क्या हो रहा है क्वेश्चनरी की तरह ही, बट इसमें इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है और खुद भर रहा है वो। ये इलिटरेट अगर आपके रिस्पोंडेंट है उनके लिए ठीक है, क्वेश्चनरी से ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, बट टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली तो हो गए ये। अब सेवंथ है आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर उसको जिस पर्सन के बारे में मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए उससे ना पूछकर वो किसी और थर्ड पर्सन से पूछता है जो उस पर्सन को जान सकता है। अब जैसे ऐसे करके मान लो कि भी आप तीन दोस्त हो, ठीक है, कोई तीन दोस्त है, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है और एक का नाम अ, अजय है, ठीक है, राम श्याम अजय। अब राम को इसमें ना अजय के बारे में जानना है, तो उसने डायरेक्टली अजय से ना पूछ के उसने पूछा श्याम से कि भाई मतलब अजय कैसा लड़का है, क्या है, जो भी है इस तरीके से ना। तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आपने इन्वेस्टिगेटर ने क्या किया, जो पर्सन इन्वॉल्व हो उससे डायरेक्टली ना पूछ के किसी तीसरे पर्सन से पूछे जो उसको जान सकता है। अब उदाहरण के लिए
कोई मतलब फैक्ट्री है वहां पर, जैसे वर्कर की कंडीशन के बारे में जानना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, वर्कर से ना पूछ के आपने क्या किया, वहां के सुपरवाइजर या ऑफिसर से पूछ लिया। ठीक है, ये वहां पर ठीक होता है जहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है या जहां पर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और ये भी हो सकता है कि हमने जिस तीसरे व्यक्ति से पूछा वो उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अब एक है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रयोगात्मक विधि। इसमें डेटा को कलेक्टेड किया जाता है किस तरीके से, बाय कंडक्टिंग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करा के। अब देखो किस तरीके से होता है, जैसे कि कोई इकोनॉमिस्ट है, उसे जाना है कि कैसे डिमांड चेंज होती है जब प्राइस चेंज होता है। ये साइकोलॉजिस्ट है कोई, वो टेस्ट करता है बिहेवियर को किसी की डिफरेंट कंडीशंस में। तो मतलब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं लेकिन एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं। हाँ, ये मेथड आपका साइंटिफिक है, एक्यूरेट भी है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एक्यूरेट दे देता है, बट डिफिकल्ट है, कॉस्टली है और हर सिचुएशन के लिए सुटेबल नहीं है। तो हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट मेथड में कैसे आपके डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है। इसमें मतलब एक तरीके से मतलब डेटा को कैसे वो कंट्रोल्ड मतलब उसमें एक्सपेरिमेंट में मतलब डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये ज्यादा यूजफुल आपका वहां पर होता है जैसे हम जहाँ पर हमें टेस्ट करना होता है कि किसी चीज का कॉज ये है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, कि जैसे प्राइस में अगर चेंज आता है तो उसका डिमांड पे क्या असर जाता है। इस तरीके से ये आपका होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो ये हमने आपके मेथड पे डेटा को कलेक्ट करने के, प्राइमरी डेटा को, जिसमें हमने यहाँ पर जाना कि आपका प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है। और टोटल ये 8 मेथड पड़े, क्वेश्चनरी, पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोन, ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑनलाइन, इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या, डेटा को कलेक्ट करने का। जिसमें हमने लास्ट मेथड जो एक्सपेरिमेंट वाला पढ़ा, उसमें हमने कहा कि आपका जो लास्ट है, डेटा इज कलेक्टेड बाय कंडक्टिंग कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। तो ये है आपका ये मेथड। साइंटिफिक मेथड होता है, साइंटिफिक है आपका ये मेथड एक्सपेरिमेंटल वाला, बट डिफिकल्ट, कॉस्टली और हर सिचुएशन के लिए सुटेबल नहीं है। दो तीन लाइन के कंक्लूजन लिख सकते हैं कि जो प्राइमरी डेटा है वो आपका अप टू डेट इंफॉर्मेशन देता है। रिसर्चर उसमें क्वालिटी को कंट्रोल कर सकता है, मेथड को, और हमें डिटेल और डीपर इंफॉर्मेशन देता है। बट वहीं पर एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग है, बाइसनेस के चांस भी है वहां पर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका इसमें न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। थर्ड है आपका डिफाइन स्क्वीनेस एंड एक्सप्लेन एनी टू मेथड ऑफ मेजरिंग स्क्वीनेस। ठीक है, अब जो आपका ये मीनिंग ऑफ स्क्वीनेस क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। जैसे कोई हम किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर हम उसको दो बराबर भागों में सेपरेट कर सकते हैं तो वो सिमिट्री होता है, कि मतलब दो इक्वल उसमें कर दिया। जैसे होता है ना कि भाई ह्यूमन का फेस दोनों इक्वल मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है दोनों तरफ, या जैसे कोई बटरफ्लाई है उसके दोनों तरफ पंख। ठीक है, सिमेट्री उसमें कर सकते हैं ना वो। ठीक है, तो वही कह रही है, तो इसके जस्ट उसका अपोजिट होता है कि जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जब उसमें सिमेट्री की कमी होती है तो हम कह सकते हैं सिंपल स्क्वीनेस मीन लैक ऑफ सिमेट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब हम उसको दो बराबर भागों में मतलब नहीं कर सकते डिवाइड ना, तब वो आपका आ जाता है वहां पर स्क्यूनेस। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसमें स्क्यूनेस मीन्स लैक ऑफ सिमेट्री इन डेटा। ठीक है, when data is not evenly distributed on both the sides of the mean the distribution become skewed। तो वही है कि आपके सिमेट्री की कमी, सिमेट्री मतलब तो दो बराबर भागों में होता है, अगर सिमेट्री की कमी है डेटा में, जब हम डेटा को इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कर सकते आपके बोथ द साइड ऑफ द मीन, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब देखो किस तरीके से होता है, तीन तरीके से। एक होता है आपका पॉजिटिव स्क्वीनेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, जो आपकी टेल आपकी लॉन्गर होगी कौन सी साइड पे, राइट साइड पे। तो टेल ऑन द राइट साइड इज लॉन्गर, किसमें, आपकी पॉजिटिव स्क्यूनेस में। इसको हम राइट स्क्यूनेस भी कह सकते हैं। ठीक है,
जिसमें क्या होगा, ऐसा होगा, मीन बड़ा होगा मीडियन से, मीडियन मोड से। नेगेटिव जस्ट आपका अपोजिट है, जब आपकी टेल जो होगी लॉन्गर होगी कौन से, लेफ्ट साइड पे, इसीलिए हम इसे नेगेटिव स्क्यूनेस भी कह सकते हैं, या लेफ्ट स्क्यूनेस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका होगा मोड बड़ा होगा मीडियन से और मीडियन मीन से, इस तरीके से। अब जीरो स्क्यूनेस क्या होगा, मतलब वही जहां पर दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, या इसको हम सिमेट्रिकल भी कह सकते हैं। तो वो जीरो स्क्यूनेस होगा जहां पर क्या होगा, दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी, ऐसे करके मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास कुछ मेथड बोला है इन्होंने हमें, तो मैंने इसमें 3 लिए हैं। आप कोई भी 2 मेथड जो आपको सही लगे आप उसमें लिख सकते हैं पेपर में। फर्स्ट है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, तो ये बहुत ही पॉपुलर और कॉमनली यूज मेथड है। जो फॉर्मूला है स्क्यूनेस निकालने का इसमें, तो ऐसा होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, ये रहा। बट अगर हमारे पास मोड अवेलेबल ना हो तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, 3 ब्रैकेट में आपका मीन माइनस मीडियन और नीचे वही एस डी स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये तो आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट वाला मेथड है। ठीक है, ये मेथड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये काफी आपका सिंपल और क्लियर मेथड है। ये हमें डायरेक्शन और डिग्री भी दिखाता है आपके स्क्यूनेस की, कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है और क्या उसकी डिग्री है। तो इससे अगर इस मेथड से आप इंटरप्रिटेशन निकालेंगे तो इसमें भी आपकी 3 तरह की स्क्यूनेस आएगी, एक वही पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव और तीसरी जीरो। तो पॉजिटिव में वही जहां पर जो हमने सेम पढ़ा था ऊपर कि राइट साइड टेल बड़ा होगा उसमें। सेकंड नेगेटिव में वही कि लेफ्ट साइड वाला टेल जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोले जिसे हम जीरो वो कहते हैं। ठीक है, तो वो आपका तब होगा जब क्या होंगे, वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, दोनों साइड क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो इंटरप्रिटेशन में इसके यही है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो कहलाएगा आपका नेगेटिव स्क्यूनेस, और अगर जीरो आएगा तो आप उसे लिख सकते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहलाएगा। अब सेकंड वाले मेथड में चलते, जो है आपका बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसे हम क्वार्टाइल मेथड भी कहते हैं। ये आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम किसका है यहाँ पर लिख भी लो। तो इसमें फॉर्मूला होगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 और फिर Q3 माइनस Q1। ठीक है, जहां पर Q1 आपका क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 क्या है आपका मीडियन, और Q3 क्या है आपका थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें इंटरप्रिटेशन आपकी ये है कि वैल्यू आपकी किसके बीच में आएगी, -1 से +1 के बीच में। ये यूज करता है मिडिल 50% ऑफ डेटा, और ये एक्सटर्नल वैल्यू से इफेक्टेड नहीं होता है। ये मेथड आपका बहुत इंपॉर्टेंट तब है जब आपके पास इरेगुलर डेटा होता है, और बहुत बेस्ट होता है आपके ओपन एंड क्लासेस के लिए और स्क्वीड डाटा के लिए। ठीक है, किसके लिए बेस्ट होता है ये वाला मेथड बेस्ट फॉर जहां पर हमारे पास ओपन एंडेड क्लासेस है एंड आपके पास स्क्वीड डेटा है, वहां पर ये मेथड बेस्ट होता है। थर्ड आपका है कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसे हम डेसाई या परसेंटाइल मेथड भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो ये रहा आपका P90 प्लस P10 माइनस 2P50 और फिर P90 माइनस P10, ये यहाँ पर आपका प्लस है। ठीक है, जहां पर आपका P10 क्या है आपका 10 परसेंटाइल, P50 आपका हो गया मीडियन, और P90 हो गया आपका 90th परसेंटाइल। ठीक है, अगर हम इस मेथड को देखेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मेथड आपका गुड होता है किसके लिए, फॉर
जहां पर आपके पास लार्ज डेटा सेट्स होते हैं, और ये भी आपका बहुत ही कम अफेक्टेड होता है किससे, एक्सट्रीम वैल्यू से, लेस अफेक्टेड बाय जो भी आपके एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं उनसे। अब इस मेथड का अगर हम इंटरप्रिटेशन निकाले तो हम ये निकाल सकते हैं, ये आपका ज्यादा एक्यूरेट है किससे, क्वार्टाइल जो आपके मेथड होते हैं, मोर एक्यूरेट देन और ये कवर करता है आपका 80% ऑफ द डेटा रेंज। तो ये था आपका 19 मार्क्स का क्वेश्चन, जहां पर डिफाइन हमने किया स्क्यूनेस जो था कि जहां पर आपके डेटा में लैक ऑफ सिमेट्री होती है, जहां पर आप डेटा को मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते किसके, ऑन द बोथ द साइड ऑफ मीन, तो वहां पर ये आता है। पॉजिटिव में आपका क्या होगा कि राइट साइड जो ज्यादा बड़ा होगा, नेगेटिव में लेफ्ट साइड, और जीरो में तो क्या होगा कि सिमेट्रिकली हो सकता है कि मतलब डिवाइड हो सकते हैं इक्वली। फिर हमने यहाँ पर 3 मेथड पढ़े, कार्ल पियर्सन्स वाला कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, जिसमें हमने फॉर्मूला जाना, ये सब कुछ जाना। इंटरप्रिटेशन में हमने जाना कि पॉजिटिव वैल्यू आपकी तब आती है जब आपके पास पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है, नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव स्क्यूनेस में आती है, और थर्ड हमने जाना कि जीरो तब आती है जहां पर आपका मतलब सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फॉर्मूला हमने तब जाना जब हमारे पास मोड है, और जब नहीं है तब क्या फॉर्मूला है। फिर सेकंड मेथड ये है, और लास्ट आपका ये है।